साइड शुरू कर रहे हैं। अभी हमने ज्योग्राफी का लेसन 3 किया था, आज हम हिस्ट्री का लेसन 3 रूलिंग द कंट्री साइड शुरू कर रहे हैं। द कंपनी बिकम्स द दीवान। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। देखिए 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल एम्पर मुग़ल सम्राट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में अपॉइंट कर दिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली लुक पैलेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। जो एक्चुअल इवेंट थी इसकी वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, रॉबर्ट क्लाइव का जो पैलेस था प्लेस वो उसमें हुई। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसको, यहाँ पे सारा जो ये दिखाया गया है किस तरह से द ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के रूप में, ये सारी पिक्चर के रूप में आप इसमें देख सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का ये जो है ये दिखाया गया है, आप इस पिक्चर में सारा देख सकते हैं। विद ए फ्यू इंग्लिशमैन, थोड़े से इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज़ को कब बोला गया है, एंड इंडियंस एज विटनेसेस, थोड़े से भारतीय थे और थोड़े से इंग्लिशमैन के ही उसके गवाह थे जब रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में अपॉइंट कर दिया। बट इन द पेंटिंग अबव, मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है, द इवेंट इज सोन एज ए मैजेस्टिक ओकेज़न। ये जो ऊपर पेंटिंग में है आप इसमें इस ओकेज़न को क्लियरली देख सकते हैं। टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग, कि कितनी ग्रैंड सेटिंग इसकी की गई है। द पेंटर वाज कमीशन्ड बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ। ये रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल यादगार घटना थी। तो पेंटर जो जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है उसको कमीशन किया गया था इसको रिकॉर्ड करने के लिए, और इस वाली इवेंट को पेंटर ने रिकॉर्ड किया है और ये पेंटिंग बनाई गई है जब बंगाल के दीवान के रूप में कंपनी को अपॉइंट किया गया। As Diwan, the company became the chief financial administration of territory under its control. Now it had to think of administering the land and organize its revenue resources. अब सब कुछ जो था जब दीवान बना दिया गया, बंगाल का दीवान वो कंपनी को अपॉइंट कर दिया गया, तो जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू होते हैं कर, उसका जो था सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथ में आ गया था। दिस हैड टू बी डन इन द वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। A trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted. यानी कि सब कुछ कंपनी के हाथ में आ गया था। इसमें बताया गया है कि जब बंगाल के दीवान के रूप में कंपनी को अपॉइंट कर दिया गया तो जो सब कुछ था, रेवेन्यूज़ वगैरह, वो सब कंपनी के हाथ में आ गया। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू होता है कर। द कंपनी हैड बिकेम द दीवान। अब कंपनी जो थी वो दीवान के रूप में हो चुकी थी, बट इट स्टिल सा, लेकिन अभी वो यही शो कर रही थी इट सेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर, अपने आप को व्यापारी के रूप में ही शो कर रहे थे। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू, लेकिन वो चाह रहे थे कि बहुत ही बड़ा रेवेन्यू चाहते थे। कर रेवेन्यू इनकम यानी कि कर से जो टैक्स आप समझ सकते हैं, टैक्स इनकम चाहते थे वो बहुत ज़्यादा, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एनी कलेक्शन। लेकिन वो इच्छुक हो रहे थे कि कोई भी ऐसा एक रेगुलर सिस्टम बन जाए जिससे वो कलेक्शन उसका रेवेन्यू का कर सकें, यानी कि टैक्स का ऐसा कलेक्शन कर सकें जो उनकी इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। उनका जो वो एफर्ट था वो इतना बढ़ गया था कि रेवेन्यू एज मच एज कुड बी द बाई, वो फाइन कॉटन एंड सिल्क को बहुत ही चीपली यानी कि सस्ते रेटों पर
खरीद सके जितना कि वो पॉसिबल हो पाए। देखिए रेवेन्यू के अलग अलग फिर सिस्टम बनाए गए थे कर के, इसमें आप यही पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको देखिए बताऊंगी परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, इसके बारे में बताएंगे। इसमें सारा ये कर के बारे में ही है, रेवेन्यू जो फिक्स किया गया कंपनी के द्वारा। देखिए जो अंग्रेज़ थे वो इतना ज़्यादा कर लगाना चाहते थे, लगान इतना ज़्यादा चाहते थे कि वो लगान के थ्रू ही इतना तो किसानों को मिल नहीं पाता था, और वो लगान ही इतना ज़्यादा बैठता था कि वो किसानों की ज़मीन को ही अपना कर लेते थे। अंग्रेज़ों की ये नीति थी और भारतीयों को वो अपना गुलाम इस तरह से ही बनाते चले गए। देखिए ये वीकली मार्केट का ये पिक्चर इसमें दिखाई गई है, जहाँ किसान वीकली मार्केट कहते हैं, जो साप्ताहिक मार्केट लगती है, सप्ताह में एक बार मार्केट में जाके फिर सब अपने ये सब बेचते हैं, अपने ये व्यापारी वगैरह आकर इस वीकली मार्केट में, इस पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द नीडेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगी तभी तो टैक्स को भी बढ़ाया जा सकता है, तभी टैक्स ज़्यादा मिल सकता है। इफ़ द कंपनी वाज इन ruins, if the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? वो अपनी रेवेन्यू इनकम को बढ़ाना चाहती थी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील, जो कंपनी ऑफिशियल थे वो बहुत सारी वो ये सोचने लगे, महसूस करने लगे दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड, कि इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, कि लैंड में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। हाउ वाज इट टू बी डन? लेकिन ये कैसे हो सकता था? आफ्टर 2 decades ऑफ डिक्लाइन डिबेट्स, आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। बहुत सारे सोच विचार के बाद, 2 decades के बाद, 2 दशक के बाद ये फैसला लिया गया 1793 में कि परमानेंट सेटलमेंट किया जाना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट होता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? बाय द, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, इस परमानेंट सेटलमेंट के अंडर द राजाज एंड तालुकदार व रिकॉग्नाइज एंड जमींदार, जो राजा थे और वहाँ के जो तालुकदार होते थे वो ज़मींदार के रूप में पहचाने जाते थे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, उनको पीजेंट से रेंट लेना पड़ता था, ज़मींदार लेते थे सारे ही पीजेंट से। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, ज़मींदारों को ही लेना पड़ता था, किसानों से ज़मींदार लेते थे और वे कंपनी को पे करते थे। जो जिम्मेदारी होती थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी रेवेन्यू लेने की, वो ज़मींदारों की होती थी और वो किसानों से तो वो कलेक्ट करते थे और कंपनी को उनको जमा करने की उनकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ये था परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन देखिए इस सेटलमेंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में आपको बताएंगे। द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, परमानेंट सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम आई। ये भी क्या प्रॉब्लम आई? कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड, कंपनी ऑफिशियल को जल्दी ही ये समझ में आया दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। जो जमींदार थे उनको तो केवल कर लेना था, तो वो लैंड, ज़मीन का जो इम्प्रूवमेंट था उसके बारे में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, उसके बारे में कुछ भी वो नहीं सोच रहे थे। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, और जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था ज़मीन के लिए जो किसानों से लिया जाता था वो इतना हाई था दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, कि ज़मींदार उसको उनको पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। देखिए जब फसल ही नहीं होगी अच्छी तो कहाँ से रेवेन्यू जमा किया जाएगा? तो वो इम्प्रूवमेंट के बारे में तो सोच नहीं रहे थे कि लैंड की इम्प्रूवमेंट की जाए। अगर खेती इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी तो रेवेन्यू भी डिपॉजिट करना आसान होता है। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू
लॉस्ट हिज ज़मींदारी। वो मतलब रेवेन्यू को डिपॉजिट करने में, रेवेन्यू को पे करने में फेल हो जाते थे, लॉस्ट हिज ज़मींदारी, और अपनी ज़मींदारी को खो देते थे। इसमें परमानेंट सेटलमेंट में ये दिक्कत आई। अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू सिस्टम। जब परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं चल पाया था तो एक न्यू सिस्टम फिर आया, वो था हमारा महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या था? महलवारी सिस्टम में था द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। देखिए फिर आया जब परमानेंट सेटलमेंट में, तो देखो अकेले व्यक्तिगत रूप से किसानों को रेवेन्यू देना पड़ता था, लेकिन महलवारी सिस्टम में हुआ महल विलेज को, जो पूरे विलेज के जो किसान होते थे, एक ही विलेज के किसान सारा इकट्ठा होकर रेवेन्यू जमा करते थे। तो बहुत सारे विलेजों को मिलाकर महल उसको नाम दिया गया, महल, और सारे गांव का इकट्ठा रेवेन्यू होकर जाता था। और वो फिक्स कर दिया गया था कि भी इस गांव से इतना रेवेन्यू जाना है, और वो कलेक्ट होकर इकट्ठा जाता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स। लेकिन जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, लेकिन इसमें महलवारी सिस्टम में परमानेंट वो जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था। द चेंज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू बी द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। इसमें महलवारी सिस्टम में किसी भी विलेज मैन को हेड बना दिया जाता था, जो पूरे गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो कंपनी को पे करते थे। पूरे गांव का इकट्ठा रेवेन्यू इसमें जाता था। रादर देन द ज़मींदार, इसमें ज़मींदार कलेक्ट नहीं करते थे, इसमें पूरे विलेज का जो एक किसी को हेड फिक्स कर दिया जाता था और वो सारे गांव वालों से कलेक्ट करता था रेवेन्यू और वो कंपनी को जमा करता था। इसके बाद आया देखिए द मुनरो सिस्टम। In the British territory in the south there was a similar, more away from the idea of permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट भी जब नहीं ठीक लगा, उचित लगा, ये भी फिक्स नहीं हो पाया। द न्यू सिस्टम, फिर एक और नया सिस्टम आया, महलवारी सिस्टम को भी लोगों ने नकार दिया, नहीं ये फिट बैठ पाया। तो इसके बाद आया फिर मुनरो सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रैयतवाड़ी सिस्टम। फिर इसको रैयतवाड़ी सिस्टम, मुनरो सिस्टम जो है वो रैयतवाड़ी सिस्टम के नाम से जाना गया। इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर रैंड। देखिए मुनरो सिस्टम, ये थॉमस मुनरो हैं जिन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरू किया था, लेकिन ये रैयतवाड़ी सिस्टम भी नहीं ठीक बैठा। ऑल वॉज नॉट वेल। इसमें क्या दिक्कतें आई, दिक्कतें आपको बताएंगे। विद इन ए फ्यू ईयर, थोड़े ही ईयर के बाद, आफ्टर द न्यू सिस्टम वाज इम्पोज्ड, इट वाज क्लियर, यह क्लियर हो गया दैट ऑल वाज नॉट वेल, यह ठीक नहीं है। विद देम ड्राइवन वाज द डिज़ायर ऑफ इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड, क्योंकि रेवेन्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, किसान उसे पे नहीं कर पाते थे, जितना कोई उनको फसल में नहीं मिल पाता था उससे ज़्यादा उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था। तो इसमें अब देखिए हमने देखा रैयतवाड़ी सिस्टम, ये देखो किसानों के लगान को लेकर है, ये किसानों पर जो लगान लगाया जाता था उसको लेकर ये आपका चैप्टर था। रूलिंग द कंट्री साइड को लेकर कि रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट में किसान खुद अपना अलग से व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से रेवेन्यू को फिक्स करते थे। और महलवाड़ी सिस्टम में आया कि पूरे गाँव का इकट्ठा एक विलेज हेडमैन को फिक्स किया जाता था, वो सारे गाँव वालों से कलेक्ट करके रेवेन्यू कंपनी को डिपॉजिट किया करता था। ये थॉमस मुनरो की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी जिन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरू किया था। ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में है। ये आपको दिखाई थी पिक्चर वीकली मार्केट की, जिसमें किसान ले जाकर अपने सामानों को